नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। तह की बात, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई हिंसक आंदोलन रहे जो हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े होते रहे, लेकिन इनमें माओवादी आंदोलन, जिसे नक्सलवादी आंदोलन भी कहा जाता है, उसके तहत हुई हिंसा अब तक की सबसे लंबी और सबसे घातक हिंसा साबित हुई है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर हथियारबंद माओवादियों से निपटना हर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना रहा, क्योंकि माओवादी किसी एक राज्य नहीं बल्कि अपने चरम दौर में आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेकर नेपाल के पशुपति तक कम से कम 7 राज्यों के करीब 200 जिलों में पूरी तरह सक्रिय रहे। लेकिन इस चुनौती से निपटने की सरकार की तमाम कोशिशें अब रंग ला रही हैं और सरकार का दावा है कि अब ये 38 जिलों तक ही सिमट गया है। नक्सलवादियों से निपटने की मुहिम के तहत गुरुवार को 2 बड़ी मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन के तहत बीजापुर और कांकेर में हुई इन 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 30 माओवादी मारे गए। पहली मुठभेड़ दक्षिण छत्तीसगढ़ की बस्तर डिवीजन के जंगलों में बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर हुई, जहां सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने नक्सलवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। बस्तर पुलिस के मुताबिक खास खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत गुरुवार सुबह 7 बजे बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर सुरक्षा बलों ने कम से कम 26 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान बीजापुर से ताल्लुक रखने वाले एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवान ने भी अपनी जान गंवाई। इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की उत्तर बस्तर डिवीजन में कांकेर जिले में एक दूसरी मुठभेड़ चल रही है, जिसमें बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में एक गांव के पास 4 नक्सलवादियों को मार दिया है। इन मुठभेड़ों के दौरान AK-47 राइफलों समेत कई ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर में 26 माओवादियों का डेड बॉडी तथा जिला कांकेर का 4 माओवादियों की डेड बॉडी, कुल 30 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स द्वारा आसपास इलाका का सर्चिंग की जा रही है और मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक 18 शवों को दोपहर तक बरामद कर लिया गया था और ताजा खबर मिलने तक दोनों ही ऑपरेशन जारी थे। मैं बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहता हूं कि बस्तर के लोग ही अब ये चाहने लगे हैं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। जनता का संकल्प अवश्य सिद्ध होता है। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी लौह पुरुष जैसे हैं, उनका संकल्प है अवश्य सिद्ध हो। बिल्कुल स्पष्टता के साथ बहुत अच्छे घर वापसी की योजना के साथ नक्सलियों से अपील करती है कि आप मुख्यधारा में आए, अपना जीवन संवारें और प्रदेश क्षेत्र में शांति आने दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवादियों के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे गए। जब गृह मंत्री ने पोस्ट की तब तक 22 नक्सलियों के ही मारे जाने की पुष्टि हुई थी, जो शाम तक 30 हो गई। इसी पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने आगे लिखा कि मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध काफी सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। तो नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर पार्टी लाइन से ऊपर लगातार सख्ती बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि जो नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, वो राज्य में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंसा नहीं त्यागने की स्थिति में और निरंतर हथियार उठाए रखने की स्थिति में नक्सल विचारधारा के लोगों के साथ जो मुठभेड़ें होती है, उसमें ये परिस्थितियां अब लगातार सामने आ रही हैं। अब तुलनात्मक बड़े पैमाने पे अर्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में तैनात है। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो मैं समझता हूँ 5-1 बटालियन होंगी, आज 60 से ज़्यादा है। तो इस उपस्थिति में लगातार पिछले दशकों में, वर्षों में बटालियन बढ़ाते गए हैं हम लोग और आज ये स्थिति आ रही है कि प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल पर्याप्त संख्या में
उपलब्ध है। नक्सलवादियों के खिलाफ इस साल अब तक मार्च तक हुई मुठभेड़ों में 113 नक्सलवादी मारे गए हैं। इनमें से 97 को अकेले बस्तर डिवीजन में मार गिराया गया। बस्तर डिवीजन में बीजापुर और कांकेर समेत 7 जिले आते हैं। गुरुवार को हुई मुठभेड़ इस साल की दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है। करीब 1.5 महीने पहले 9 फरवरी को भी ऐसे ही एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों में 31 नक्सलवादियों को मार गिराया गया था। उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए थे। इंद्रावती नेशनल पार्क में नक्सलवादियों के खिलाफ इस साल ये दूसरी मुठभेड़ थी। करीब 2800 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला इंद्रावती नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है, जिसके कुछ इलाकों में नक्सलवादियों ने अपनी पैठ बनाई हुई है। इसी साल 16 जनवरी को भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के एक साझा ऑपरेशन में कई नक्सली कमांडरों समेत 18 नक्सली मारे गए थे। बीजापुर के पामेड़, बासागुड़ा, उसूर एक्सिस के घने जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में मरने वालों में दामोदर नाम का एक बड़ा नक्सली नेता भी मारा गया था, जो सीपीआई माओवादी के तेलंगाना काडर का सेक्रेटरी था। नक्सलवादी दामोदर की मौत नक्सलवादियों के लिए एक बड़ा झटका थी और वो हथियारबंद हमलों में काफी माहिर था। उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था और महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा की सरकारों को अलग अलग मामलों में उसकी तलाश थी। उसी के एक गुट ने 6 जनवरी को बीजापुर में सुरक्षा बलों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सुरक्षा बलों के 8 जवान और एक आम नागरिक ने जान गंवाई थी। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों का अभियान पिछले साल से काफी तेज हो चुका है। इसी का नतीजा है कि 2009 के बाद सबसे ज्यादा 219 नक्सलवादियों को पिछले साल 2024 में मार गिराया गया था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि उससे पहले के सालों में ये तादाद इतनी नहीं थी। 2023 में सिर्फ 22 नक्सलवादी और 2022 में 30 नक्सलवादी जो है सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों में मारे गए थे। उससे पहले 2016 और 2018 में 100 से ज्यादा नक्सलवादी मारे गए थे। 2016 में 134 नक्सली मारे गए। अगर नक्सलियों के हमलों को देखें तो वो भी साल दर साल लगभग बराबर बने रहे, थोड़े कम तो थोड़े ज़्यादा। जिस साल नक्सली हमले बढ़े उस साल उनके मारे जाने की, यानी नक्सलियों के मारे जाने की तादाद भी बढ़ी। बीते साल नक्सलियों के हमलों के मुकाबले सुरक्षा बलों द्वारा उनके खिलाफ ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई, जिसका नतीजा 200 से ज़्यादा नक्सलवादियों के मारे जाने की शक्ल में सामने आया और ये साल नक्सलियों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। पहले 3 महीनों में ही 100 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपने अभियान में जो लक्ष्य तय किया है, उसके तहत मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा करने का लक्ष्य है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 950 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, स्थानीय पुलिस बल और डीआरजी के जवानों का साझा ऑपरेशन चल रहा है। पिछले साल 4 दिसंबर को गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच 10 राज्यों के 60 जिलों को माओवादी अतिवाद से मुक्त करा लिया गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। और अब सिर्फ 38 जिलों में ही माओवादी सीमित रह गए, यानी नक्सलवादियों की पैठ वाले इलाके काफी सिकुड़ गए हैं और सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करा लिया जाए। इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से नक्सल हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय पुलिस बलों और राज्यों की पुलिस को आधुनिक हथियार, ट्रेनिंग और फंड मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा नक्सलग्रस्त इलाकों में सड़कों का विस्तार करने और टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। साथ ही इन इलाकों के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें वित्तीय मदद देने और हुनरमंद बनाने से जुड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। इन तमाम योजनाओं के लिए 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 4350 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। माओवादी हिंसा प्रभावित इलाकों में 14529 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6524 टावर लगाए गए हैं। 5731 पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। 30 सबसे प्रभावित जिलों में बैंकों की 1007 शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित इलाकों में युवाओं का हुनर सुधारने यानी कौशल सुधारने के लिए 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इन जिलों में 178 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर को दी गई इसी जानकारी के मुताबिक 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 73% की कमी आई है, जबकि नक्सली हिंसा में जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की संख्या में 86% की कमी आई है। 2010 में जहां 1005 सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक नक्सली हिंसा में मारे गए थे, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 138 रह गई। सरकार की कोशिश है कि आम नागरिकों के लिए शुरू किए गए सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत नक्सलग्रस्त इलाकों में स्थानीय लोगों की दशा को सुधारा जाए और युवाओं को नक्सलवादियों के प्रभाव से मुक्त कराया जाए। दरअसल नक्सलवादी आंदोलन के बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह देश के एक बड़े इलाके में किसानों, भूमिहीन मजदूरों और आदिवासियों की यह तकलीफ रही कि उनके संसाधनों पर दबंगों का कब्जा रहा। संक्षेप में बात करें तो नक्सलवादी या माओवादी आंदोलन ने भारत में वामपंथी आंदोलन में उभरे तमाम मतभेदों के बीच जन्म लिया। वैसे तो इसकी जड़ें 1946 से 1951 तक चले तेलंगाना किसान विद्रोह तक जाती हैं, लेकिन इसने सही मायनों में जड़ पकड़ी 1967 में। 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव की एक घटना से नक्सलवाद की चिंगारी भड़क गई। सदियों से सताए जा रहे किसान मजदूर पहले ही महाजनों और जमींदारों के अत्याचारों से परेशान थे। ऐसे में एक भूमि मालिक ने जब एक किसान को बुरी तरह पीटा और उसका सारा सामान छीन लिया तो किसानों का गुस्सा भड़क गया। लाठियों से लैस किसानों, भूमिहीन मजदूरों ने उस जमींदार और कई अन्य लोगों पर हमला कर दिया। इसके साथ ही किसानों, भूमिहीनों और आदिवासियों के हकों की मांग को लेकर इस आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। नक्सलवाड़ी गांव से इस आंदोलन को नक्सलवाद नाम मिला, जिसे बाद में माओवाद के नाम से भी जाना गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के तौर पर जाना गया। नक्सलवादी आंदोलन के अगुवा थे चारू मजूमदार और उनके करीबी साथी कनू सान्याल और जंगल संथाल। हालांकि नक्सलवाड़ी के विद्रोह को पश्चिम बंगाल की तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने कुचल दिया, जिसे वामपंथी पार्टी सीपीएम का समर्थन भी हासिल था। इसके बावजूद इस आंदोलन ने जल्द ही एक बड़े इलाके में काफी समर्थन जुटा लिया। यही नहीं, बड़ी चिंता की बात यह भी रही कि पड़ोसी देश चीन का भी इस विद्रोह को समर्थन मिल गया। तब चीन के मुखपत्र पीपल्स डेली ने इस विद्रोह को स्प्रिंग थंडर का नाम दिया था और अपना पूरा एक एडिटोरियल पेज नक्सलवाड़ी की घटना की अहमियत बताने में लगा दिया था। इसके बाद चारू मजूमदार और कनू सान्याल ने कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग से प्रेरणा लेकर राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए उनकी रणनीति को अपनाने पर काम किया, लेकिन यह आंदोलन हिंसक होता चला गया। 16 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार की गिरफ्तारी और बाद में पुलिस हिरासत में मौत के बाद कई जानकारों ने नक्सली आंदोलन के खत्म होने की भविष्यवाणी भी की, लेकिन वो सही नहीं थे। एक दशक के भीतर नक्सली आंदोलन देश के दूसरे इलाकों में अपनी पैठ बनाने लगा। इसके लिए भूमिहीन मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के बीच सरकारों और जमींदारों को लेकर नाराजगी का इस्तेमाल किया गया। 80 के दशक की शुरुआत में हथियारबंद विद्रोह तब फिर तेज हुआ जब आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली सीतारमैया ने पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG बनाया, जिसका मकसद किसानों और भूमिहीन मजदूरों की खातिर हथियारबंद लड़ाई लड़ना था। PWG के हथियारबंद लड़ाकों ने इसके बाद बड़े जमीन मालिकों पर कई हमले किए, हत्याएं और बमबारी की। निशाना बनने वालों में आंध्र प्रदेश के कई नेता भी शामिल रहे। 90 के दशक में आंध्र प्रदेश की पुलिस ने PWG के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में उसका लगभग खात्मा कर दिया। तब फिर कई लोगों को लगा कि नक्सली आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। सन 2000 के शुरुआती सालों में नक्सलवाद मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अपनी पैठ बना चुका था। खासतौर पर पहाड़ी इलाके, दंडकारण्य, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के जंगलों में मौजूद दूर दराज गांवों में नक्सलवाद ने अपनी पैठ बना ली। नक्सलवादियों ने इन गांवों के मुख्यधारा से कटे होने का पूरा फायदा उठाया। 2004 में सीपीआई माओवादी लेनिनवादी, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी MCCI और 40 अन्य हथियारबंद संगठनों का सीपीआई माओवादी में विलय हुआ और इससे नक्सलवादियों को नई ताकत मिल गई। इसके बाद यह आंदोलन देश के एक बड़े इलाके में फैल गया, हिंसा उसके साथ फैलती चली गई। अपने चरम के दौर में यह 200 से ज्यादा जिलों में फैल चुका था। अप्रैल 2006 में इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादी आंदोलन को देश के सामने आंतरिक सुरक्षा के लिए खड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बताया था। हालात ये हो चुके थे कि सीपीआई माओवादी की हथियारबंद शाखा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के पास एक समय 20,000 से ज्यादा सदस्य थे, काडर थे, जिनमें से 10,000 से ज्यादा हार्डकोर लड़ाके थे। उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया।
भोले भाले ग्रामीणों और आदिवासियों को डरा धमकाकर बहला फुसलाकर कई इलाकों में नक्सलियों ने अपना स्थानीय प्रशासन तक बना लिया था। यही वजह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हर सरकार को सख्ती अपनानी पड़ी। मोदी सरकार ने भी इसे देश के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती के तौर पर लिया और इसी का नतीजा है कि नक्सलवाद आज सिर्फ 38 जिलों तक सीमित रह गया है। तो नक्सलवाद की इस चुनौती पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नक्सली मामलों के जानकार और छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी आर.के. विज साहब। विज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे कि नक्सलवाद से निपटने में अभी तक सबसे ज्यादा कामयाबी किन इलाकों में मिली है और अब भी कौन से इलाके ऐसे हैं जहां नक्सली इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय हैं? देखिए, माओवादियों की जो उपस्थिति, जो उनके बड़े फॉर्मेशन हैं, वो साउथ बस्तर में ज्यादा रहे, अर्थात जो बीजापुर का, दंतेवाड़ा का और सुकमा का जो सदर्न पार्ट है और अबूझमाड़ में, यहाँ नक्सली की उपस्थिति ज्यादा रहती थी, उनके बड़े फॉर्मेशन हैं। तो निश्चित है सफलता भी वहां पर ज्यादा मिली है अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। हालांकि जो दूसरे इलाके हैं वहां पहले से ही वो कमजोर हुए हैं, चाहे वो राजनांदगांव का मानपुर इलाका था या कोंडागांव, कांकेर है, दमतरी है। ऐसे हमारे कई इलाके हैं जहां से वो लगातार कार्रवाइयों से पहले कमजोर होते रहे, लेकिन सदर्न पार्ट में उनकी उपस्थिति अभी भी स्ट्रांग थी 1-1.5 साल पहले तक। अभी जब से हम फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, लगातार नए कैंप स्थापित कर रही हैं और तो उससे जो है अभी जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उससे जो लाभ मिला, फोर्सेस को एडवांटेज मिली है, वो सदर्न इलाके में, अबूझमाड़ इलाके में ज्यादा मिली है, क्योंकि जितना भी डिप्लॉयमेंट हुआ है अभी या रीडिप्लॉयमेंट हुआ है आगे बढ़ने के लिए, वो सदर्न इलाकों में ज्यादा हुआ है और अबूझमाड़ इलाका जो नारायणपुर जिला, वहां ज्यादा हुआ। तो यही इलाके हैं जहां हमको फोकस भी करना था, यही वो इलाके हैं जहां माओवादियों के जो जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल कमेटी के हैं, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के हैं, वो ज्यादा संख्या में जो उनकी मीटिंग्स वहीं होती थी और बड़े कार्डर्स रहते भी वहीं हैं। तो यही इलाका है जो फोकस का एरिया हमारा रहा है। विज साहब, क्या आपको लगता है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए का जो मोदी सरकार का लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा और हो पाएगा, तो कैसे? देखिए, जो जो इस समस्या को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो सेम पेज पर हैं। जो पॉलिटिकल विल है वो काफी स्ट्रांग है। तो जब पॉलिटिकल विल स्ट्रांग रहती है तो नीचे फोर्सेस में सभी में कोऑर्डिनेशन भी बेहतर रहता है। देखिए, 50 से ज्यादा बटालियन, 53 से ज्यादा बटालियन हमारी केंद्रीय बलों की है। हमारा अपना बल 22 बटालियन है, हमारी डीआरजी है, हमारे बस्तर फाइटर हैं, कई एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है, कई बल हैं। इन फोर्सेस में आपस में समन्वय, अगर पॉलिटिकल विल अच्छी होती है लड़ने की, सेंटर और स्टेट एक ही उसमें दिशा में काम करते हैं, तो फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, नए कैंप स्थापित जल्दी होते हैं, ऑपरेशंस निकालने में जल्दी होता है। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो मजबूत हुआ है। आगे बढ़ नए कैंप लगाने से पुलिस को ऑपरेशन लॉन्च करने में सुविधा हुई है और मुझे लगता है अगर यही क्रम आगे चलता रहेगा तो पुलिस को सफलता मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वैसे भी अभी पिछले 1.25 साल में जितनी पुलिस को सफलताएं मिली हैं, माओवादियों ने अपने लीडर को बचाने के लिए और अपने काडर्स को बचाने के लिए अभी निर्णय लिया है और वो अभी लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनके काडर्स को पुलिस सुरक्षा बल जो है वो एनसर्कल करके उनको मारे बड़ी संख्या में। तो उन्होंने अपने जो फॉर्मेशंस हैं वो छोटे कर दिए हैं, छोटी संख्या में वो घूम रहे हैं और कुछ दाएं बाएं जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, सीमावर्ती स्टेट्स हैं, कुछ वहां भी शिफ्ट किए हैं। तो हमको उनकी स्ट्रेटजी जो है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले साल में काम करना होगा, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और हमको ये भी देखना होगा कि हम कोई टेक्टिकल एरर ना करें जब हम वापसी होती है ऑपरेशन के बाद, आईडी से बचे, एम्बुश से बचे, हमको ये भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है अगर ये जिस अग्रेशन से अभी काम चल रहा है, जिस तेजी से ऑपरेशन हो रहे हैं, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, अगर ये क्रम जारी रहता है तो काफी हद तक समस्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। किन बातों का सबसे ज्यादा सहारा लिया जिनका हल किया जाना जरूरी है? देखिए, नक्सली कहते हैं कि ये पीपुल्स वॉर है, ये जनता के लिए लड़ाई है ये। हालांकि वो बंदूक के माध्यम से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जनता को मजबूत उन्होंने जो बंदूक थमा दी है। तो उनका जो मास वर्क है
जो मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जमीनी लेवल पे जो संगठन है, चाहे वो आदिवासी मजदूर संगठन है, क्रांतिकारी महिला संगठन है, चैतन्य नाट्य मंच है, चाहे वो छात्रों का संगठन है, छात्रों को भी वो संगठित करते हैं। और यहाँ तक कि 5 साल से ऊपर, 5 से 15 साल, 16 साल के बीच के जो बच्चे हैं, बच्चों के भी संगठन है। तो इन संगठनों के माध्यम से जो उनका जो गांव लेवल पे जो नेटवर्क है, वो काफी स्ट्रांग उनका सदर्न इलाकों में, बूझबाड़ में पहले से रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस फोर्सेस आगे बढ़ी हैं, प्रभाव बढ़ा है, डोमिनेशन बढ़ा है, ऑपरेशन बढ़े हैं, सरेंडर ज्यादा हुए हैं, तो वो जो मास बेस है माओवादियों का, वो कमजोर हो रहा है। उनकी जो जनता ने सरकार थी, वो रद्द हो रही है। तो जनता सरकार के रद्द होने से उनको जो सूचनाएं मिलती थी गांव लेवल पे, पुलिस के मूवमेंट की जो सूचना थी, और वो मिलिशिया अटैक करने में भी सम्मिलित रहता था, वो मिलिशिया थोड़ा पीछे हट गया अभी। और जनता सरकारें और मास संगठन जो है उनके, जन संगठन है, वो कमजोर हो गए हैं। तो यही उनकी लड़ाई थी, उन्हीं के माध्यम से लड़ते थे। अगर गांव लेवल का, पंचायत लेवल का उनका संगठन कमजोर हो जाता है, जो उनके आंख और कान है, तो सुरक्षा बलों को सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा की कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां जहां जनता सरकार उनकी रद्द हो रही है, वहां पर हम अपनी स्कीम्स को, विकास की जो स्कीम्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक लाभ पहुंचाएं, ताकि उनका जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद वो फिर से पुनर्जीवित हो। तो हमको अपने विकास के काम, दूसरे काम जो है, वो लगातार जारी रखने होंगे। विज साहब, सरकार नक्सलवाद से ग्रस्त इलाकों में विकास के तमाम कामों को किस तरह से आगे बढ़ा रही है ताकि लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके? देखिए, नक्सली कहते हैं कि ये पीपुल्स वॉर है, ये जनता के लिए लड़ाई है ये। हालांकि वो बंदूक के माध्यम से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जनता को मजबूत, उन्होंने जो बंदूक थमा दी है। तो उनका जो मास वर्क है, जो मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जमीनी लेवल पे जो संगठन है, चाहे वो आदिवासी मजदूर संगठन है, क्रांतिकारी महिला संगठन है, चैतन्य नाट्य मंच है, चाहे वो छात्रों का संगठन है, छात्रों को भी वो संगठित करते हैं। और यहाँ तक कि 5 साल से ऊपर, 5 से 15 साल, 16 साल के बीच के जो बच्चे हैं, बच्चों के भी संगठन है। तो इन संगठनों के माध्यम से जो उनका जो गांव लेवल पे जो नेटवर्क है, वो काफी स्ट्रांग उनका सदर्न इलाकों में, बूझबाड़ में पहले से रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस फोर्सेस आगे बढ़ी हैं, प्रभाव बढ़ा है, डोमिनेशन बढ़ा है, ऑपरेशन बढ़े हैं, सरेंडर ज्यादा हुए हैं, तो वो जो मास बेस है माओवादियों का, वो कमजोर हो रहा है। उनकी जो जनता ने सरकार थी, वो रद्द हो रही है। तो जनता सरकार के रद्द होने से उनको जो सूचनाएं मिलती थी गांव लेवल पे, पुलिस के मूवमेंट की जो सूचना थी, और वो मिलिशिया अटैक करने में भी सम्मिलित रहता था, वो मिलिशिया थोड़ा पीछे हट गया अभी। और जनता सरकारें और मास संगठन जो है उनके, जन संगठन है, वो कमजोर हो गए हैं। तो यही उनकी लड़ाई थी, उन्हीं के माध्यम से लड़ते थे। अगर गांव लेवल का, पंचायत लेवल का उनका संगठन कमजोर हो जाता है, जो उनके आंख और कान है, तो सुरक्षा बलों को सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा की कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां जहां जनता सरकार उनकी रद्द हो रही है, वहां पर हम अपनी स्कीम्स को, विकास की जो स्कीम्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक लाभ पहुंचाएं, ताकि उनका जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद वो फिर से पुनर्जीवित हो। तो हमको अपने विकास के काम, दूसरे काम जो है, वो लगातार जारी रखने होंगे। विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।